Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter gravitation और आज का लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर में हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास में अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होती है जो आप जानते हैं और जिसका फॉर्मूला कैपिटल Gm/r² होता है। लेकिन हम लोग बहुत पहले कुछ सवाल कर चुके हैं जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर में, जैसे मान चलो किसी एक पार्टिकल है उसकी स्पीड v है और उसे v स्पीड से यदि मैं थ्रो करता हूं तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, ये सवाल आपका करा हुआ सवाल है। क्या आप इस सवाल को, यदि मैं अब वापस से आपसे पूछता हूं तो क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और हम लोग सवाल को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्या आप इसी प्रकार से बोलोगे? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात समझिए, यदि हमारे पास में वो स्पीड ज्यादा हो, यदि स्पीड ज्यादा होगी तो हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल विल आल्सो बी मोर। तब वो हाइट उतनी छोटी सी हाइट नहीं रह जाएगी। तो उस केस में हम लोगों को थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहां पर बोल रहे हैं एक छोटी सी हेडिंग, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब बेसिकली देखो, यदि मेरे पास में ऐसे एक सवाल दिया जाए, मैंने बोला कि लेट से हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल को थ्रो किया है। सो व्हाट विल बी द एच मैक्सिमम, ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी दिक्कत है, हम लोग थर्ड इक्वेशन, काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। मैंने बोला सही बात है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन लगाने से क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे v² बराबर का u² प्लस का 2as बराबर। सो यहां पर v 0 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का 2 इंटू माइनस का 10 और ये s आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 बराबर s। तो s का आंसर सर 5 मीटर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग फॉर्मूला वाइज भी यदि मैं बात करता हूं तो कई लोगों को फॉर्मूला याद होगा बराबर। तो आप लिखेंगे सर एच मैक्सिमम बराबर आ जाता है u²/2g। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें याद होता है। दूसरा तरीका कि सर हम लोग इसको एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जब पहुंच जाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो m से m कट जाएगा तो h बराबर अगेन v²/2g आ जाता है। ये सारी चीजें हमारी पड़ी हुई है, कुछ नया नहीं है क्या? कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन सब में एक पॉइंट है जो हम लोग कभी बात ही नहीं करते उस पॉइंट पे, और वो पॉइंट है कि भैया यहां पर g इज कांस्टेंट। यहां पर g क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? सारे फॉर्मूले में g क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन मान के चलो यदि हम लोग ऐसा ना करें, हम लोग ऐसा ना करें और हम लोग किस प्रकार से करें, जैसे मान के चलो हम लोगों ने स्पीड दे दी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी पार्टिकल को फेंका है, या मैं बोलूं 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि किसी पार्टिकल को फेंकता हूं, तो अब यहां से यदि आप देखते हो, मान के चलो मैंने 500 के हिसाब से लिया है, तो आप बोलोगे 500 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो एक जीरो काट लो, 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 25, 25 पंजे 125 और 2 जीरो लगा लो तो 12,500 मीटर आ रहा है। मतलब लगभग 12.5 किलोमीटर हो गया। तो इस केस में आपकी जी की जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट रहेगी? तो नहीं बेटा, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जब हाइट कम होती है तो हम लोग लगाते हैं जी एट हाइट h बराबर g1-2h/r। तो भाई कुछ तो परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो, मैं चाहता तो मैं आपसे पहले सवाल पूछता था और फिर उसके बाद में करवाता था, लेकिन मैंने सोचा कि समय को बचाते हैं और हम लोग पहले डायरेक्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सीधा सीधा बता देता हूं। पहले मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ऐसे कैसे? सवाल ऐसे पूछता, यदि मैं थोड़ा सा समय यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता तो मैं सवाल पूछता क्वेश्चन ऐसे कि एक पार्टिकल है जिसको 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से थ्रो किया गया है, तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ये आपका सवाल बनता था। ठीक है, तो उस केस में आप लोग लिख लेते थे तो 1000 इंटू 1000 बाई डिवाइड बाई 2 इंटू 10 बराबर है v²/2g से करोगे। फटाफट बोलो कितना आंसर आएगा यहां पर? तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 के पीछे में 3 जीरो और लग रही हैं,
तो ये 50,000 मीटर आ गया, तो आंसर विल बी 500, सॉरी आंसर विल बी 50 किलोमीटर, बराबर है। ये इतना आंसर आ गया 50 किलोमीटर। तो क्या 50 किलोमीटर तक आपका जी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, जी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब दिस आंसर इज नॉट वैलिड आंसर, दिस आंसर इज नॉट अ वैलिड आंसर। अब हम लोगों को इसी बेसिस पर यहां पर सोचना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? पॉइंट समझ में आ गया तो बस इसी चीज को यहां पर करना है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो क्या सर फिर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि भैया देखो, यहां पर आपके पास में ये अर्थ बना ली जिसकी रेडियस मेरे पास में कैपिटल आर है, इसका मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, और यहां पर एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल है जिसे मैंने वी वेलोसिटी से क्या किया है? ऊपर की तरफ फेंका है, बराबर है। लेट से मैंने इसके पार्टिकल ने यहां पर जो हाइट अटेन करी है वो है h, तो हमारा वही एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है भैया? टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, टोटल एनर्जी इनिशियल कौन कौन सी है? तो भैया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बोलो सही है। अब देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन इनिशियली इसके हिसाब से यदि मैं देखता हूं तो मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को जीरो मत कर देना, बिकॉज इट इज अ अर्थ पार्टिकल सिस्टम। अब हमें समझ में आना चाहिए, यदि वी ज्यादा दिया गया है तो हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो यहां पर लिखोगे माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। क्यों? अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही आएगा या कुछ और आएगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉर्मूला होता है यू बराबर माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। तो यहां पर ये हो जाएगा बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की यदि मैं बात करता हूं तो ये आएगी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस का एच। ये इस इक्वेशन के सहारे अब आपको चलना है, इस इक्वेशन के सहारे अब आपको क्या करना है? चलना है। सो जब आप इस इक्वेशन के सहारे चलने की कोशिश करोगे तो देखो, स्मॉल एम तो सभी जगह कटेगा, स्मॉल एम तो सभी जगह कटेगा, और अब जो कैपिटल जीएम है उसे हम लोग जी आर स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। यस और नो? तो उससे क्या होगा? कुछ आर वगैरह कटेगा। अब इस इक्वेशंस को बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है वी स्क्वायर। एच कितना निकल के आएगा? वी स्क्वायर। वी इज व्हाट? वी इज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने इसे क्या किया है? थ्रो किया है, अपॉन 2g माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। ये आपके पास में वैल्यू निकल के आती है इसको सॉल्व करके। मैंने डायरेक्टली रेडीमेड वैल्यू आपको अवेलेबल करा दी है। अब यहां पर देखिए, यदि हमारे पास में ऐसी सिचुएशन हो जाए क्या कि वी स्क्वायर अपॉन आर इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो वी स्क्वायर बाई 2g आंसर आ जाएगा, जो हमने पहले भी यूज किया है। ध्यान सुनिए, यदि वी स्क्वायर अपॉन आर जीरो हो जाए तो वी स्क्वायर अपॉन आर जीरो कब होगा? जब वी की वैल्यू छोटी होगी। जैसे आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, आपने क्या किया है? 5 मीटर पर सेकंड से आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया है, थ्रो किया है, तो आपका ये जीरो आ जाएगा। यस और नो? तो ये एक आपका फॉर्मूला बन जाता है एंड नथिंग एल्स, और इसको डायरेक्टली याद रख लेना बेटा ताकि ये आपको काम आ सकता है। यस और नो? हालांकि अब इसको करने का तरीका दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि चेंज जितना काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है अभी, सो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा टाइम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको करोगे तो कैसे आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस का एच बाई आर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकालोगे तो आंसर तो वही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? बस इतना सब दीजिए और इससे आप इक्वेशन में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। बात को ध्यान रखेंगे कि भूल जाएंगे? कोशिश तो करेंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे भी पूछ सकते हैं, टाइम टू गेट द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू गेट द मैक्सिमम हाइट। लेकिन उसमें बेटा क्या है ना, इसमें इक्वेशंस बनेगी तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, तो मोस्टली हम लोगों को नहीं पूछते हैं। लेकिन वैसे भी एग्जामिनर का कौन सा कोई भरोसा है,
पूछ लिया तो पूछ भी लिया, यस और नो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, माना कि यदि पूछेगा, पहली बात तो पूछेगा नहीं क्योंकि उसे मालूम है इसमें बहुत समय जाएगा। अब आप सोचिए एक्चुअली, अब जिसको ये फॉर्मूला याद है वो तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा के, ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल रहता है और ये याद भी रहता है कंपेयर टू दिस वन। ये वाले में थोड़ी सी परेशानी होती है, ये याद ही नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास में क्या है, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण आपको ये वाला फॉर्मूला नीट के बच्चों को तो याद रह जाता है, 1+mgh है 1+h/r वाला। हाँ, जिसको अब ये फॉर्मूला याद आ गया तो वो शायद इसको अच्छे से टैकल कर पाए, यस और नो। तो ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर आगे बढ़ने पर मैं यहां पर एक पॉइंट की बात करूंगा और वो है बेटा पॉइंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं कवर करना चाहता हूं और वो पॉइंट है बेटा सेल्फ एनर्जी ऑफ अर्थ। क्या है? सेल्फ एनर्जी ऑफ अर्थ। अच्छा, इसका जो भी फॉर्मूला आएगा वो आपको याद रखना है, सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ। सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ, ये फॉर्मूला, जो भी चीजें आएंगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखो क्या होता है कि अर्थ जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, यस और नो। मैंने बोला सही बात है। अब क्या उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो बिल्कुल डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन। तो यदि वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है तो किसी भी पूरे एक बड़ी सिस्टम के अंदर में जब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होती है उसे सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? तो भैया देखो, ये हमारे पास में एक पूरी रेडियस, पूरी अर्थ है जिसकी मेरे पास में रेडियस होती है r और मास होता है कैपिटल M, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक सिंपल सी बात करी और वो सिंपल सी बात क्या है, यहां पर r डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ठीक है। एक एलिमेंटल क्या कंसीडर कर ली? स्ट्रिप कंसीडर कर ली। और ये जो स्ट्रिप कंसीडर करी है इसकी जो मोटाई है, इसकी क्या है बेटा? मोटाई जो है वो मैंने मान ली है dr, ठीक है। तो अब मेरे पास में दो चीजें हो गई हैं, पता है क्या? एक तो देखो ये अंदर वाला गोला हो गया है, ठीक है, और एक ये स्ट्रिप हो गई है। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या लिख सकता हूं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकता हूं और वहां पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं, लिख सकता बस। लेकिन इस स्ट्रिप को अब क्या करना है मुझे? सेंटर से लेकर के r तक का बढ़ाना है और मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब सुनिए, मेरे पास में सिचुएशन ऐसी है कि मैंने इस वाले पार्टिकल को मान लिया m1। तो जो m1 का मास है वो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ द टोटल अर्थ इज कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई r³ और इंटू 4/3 पाई r³। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला? भाई मास क्या होता है? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी निकाली जाती है? मास अपॉन वॉल्यूम से। मास कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम और इनटू, ये मेरी डेंसिटी हो गई, इनटू वॉल्यूम किसका? उस गोले का, 4/3 पाई r³। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो आपको m1 का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल M r³ अपॉन कैपिटल r³, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा है आपके पास में ये ब्लू वाली स्ट्रिप, इसका मास निकालना है। तो इसका जब आप मास निकालने जाओगे तो बेसिकली ये है क्या? तो ये एक तरह से स्फीयर तो है और इतनी मोटाई वाला एक स्फीयर है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूं बोलो, सोचो। मैं क्या करता हूं, m2 को लिखूंगा एरिया ऑफ स्फीयर इनटू थिकनेस, एरिया ऑफ स्फीयर इनटू थिकनेस। ये सारी बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ स्फीयर इनटू इसकी थिकनेस, तो आपको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा और वॉल्यूम से आप क्या निकाल सकते हो? मास निकाल सकते हो। मैंने यहां पर वॉल्यूम लिख सकता हूं और वॉल्यूम से फिर मास लिखूंगा। तो मेरे पास में m2 का आंसर आएगा कैसे?
देखो डेंसिटी तो वही रहेगी m/4/3πr3, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, इनटू जो वॉल्यूम लिखना है वो आएगा एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब 4πr² इंटू थिकनेस कितनी है dr, इंटू थिकनेस कितनी है dr। सोचो इसको सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, कुछ कैंसलेशन पॉसिबल है? तो आप देखिए 4π से 4π कैंसल है, 4π कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 3 R² dr अपॉन R3। बोलो सही है क्या? दैट्स इट, ये है आपका मास m। अब देखिए यदि मेरे पास में एक m1 मास है, एक मेरे पास में m2 मास है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाती है माइनस का Gm1m2 अपॉन r। बोलो सही है कि नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये जो डिस्टेंस लिखी जाती है क्या दोनों के सेंटर से लिखी जाती है? तो हमने क्या बोला, यदि मैं इसके सेंटर को यहां पर कंसीडर कर लूं और इसके सेंटर को यहीं पर कंसीडर किया जाए, तो आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन निकल के आएगी कि आप लिखोगे एक u विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन? क्योंकि हमने पूरे का नहीं लिया है, स्ट्रिप को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, माइनस का g और m1 m2, m1 कहां है भैया, mr³ अपॉन r³, कैपिटल mr³ अपॉन r³ इंटू m2 कितना है, m2 है आपके पास 3mr² dr, लिखो 3 कैपिटल mr² dr अपॉन कैपिटल r³ होल डिवाइडेड बाई, इसको इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा सा लंबा करो, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा r। तो ये डिस्टेंस r को एज इट इज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, वो जो अंदर वाला गोला था उसको उसके सेंटर पे मान लिया और वहां से हम लोगों ने r डिस्टेंस कंसीडर करी हुई है। सो u बराबर आएगा, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई, वो हो गई लिमिट, लिमिट रह गई, लिमिट कहां से कहां तक? तो बेटा आपकी जो स्ट्रिप मूव करेगी 0 से लेकर के कैपिटल r तक, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो, माइनस का g, कैपिटल m दो बार आएगा तो ये आएगा m²। अच्छा नीचे देखो क्या हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा तो ये r² बचेगा, तो अंदर तो r आएगा लेकिन बाहर में क्या आ जाएगा, r⁶ आ जाएगा। अरे बोलो सही चल रहा है अभी तक? अच्छा 3 और बचा हुआ है तो इस 3 को और लिख लीजिए, यहां पर 3 आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर में 0 से r और r⁴ dr, बस इतना देख लीजिए क्या ये सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने बोलेगा सही है, तो अब क्या करना है, बस एक छोटा सा इंटीग्रेशन और काम खत्म। u बराबर माइनस का 3gm² अपॉन r⁶, देखो 3gm² आ रहा है, इतना ध्यान रखना, r⁴ का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा r⁵ अपॉन φ और 0 से लेकर के r तक की लिमिट। आगे आ जाओ, लिमिट्स पुट करने के पश्चात u विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3gm² अपॉन r⁶ और ये बचेगा कितना, r⁵ अपॉन φ। बोलो कितनी चीजें यहां पर कैंसल हो सकती हैं, उन्हें कैंसल कर दीजिए तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस का 3gm² अपॉन φr। दैट्स इट, इट इज माई आंसर। और ये बेटा आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, u बराबर माइनस का 3gm² अपॉन φr। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ। क्या निकाली है, सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ। देखो हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक पे ही चल रहे थे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख के आए थे, वहीं पर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखो एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अच्छा मेरे पास यहाँ पे ओके 3 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है ओके। सो क्या होगा यहाँ पर, मान लो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो एक सिस्टम बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, लेट्स से ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये है आपका m1 वाला, ये है आपका m2 वाला और ये है आपका m3 वाला। लेट्स से इनके बीच की डिस्टेंस है r12, इनके बीच की डिस्टेंस है r23 और इनके बीच की डिस्टेंस है r13। तो आपकी जो टोटल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो सिंपल लिखी जाएगी, बस कितना, u बराबर माइनस
देखो माइनस सबके साथ आता है इसलिए टेंशन लेना है नहीं। जी m1 m2 अपॉन r12 प्लस जी m1 m3, वन का सबके साथ में रिलेशन लिखना है, प्लस वन का सबके साथ में हो जाए तो अब 2 से चालू कर दीजिए, तो 2 का 1 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 के साथ लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी कंसीडर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल, खत्म। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके अंदर में ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो जो हम लोग क्या करते हैं जब ग्रेविटेशन चैप्टर 11 क्लास के हिसाब से पढ़ रहे होते तो ये बहुत सारी चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए आगे चलते हैं और फिर वहां पर कंसीडर कर लेते हैं भैया ऐसा ऐसा कुछ तो भी होने वाला है। ये क्या है? अच्छा, सेल्फ एनर्जी ऑफ अर्थ, मैंने हेडिंग यहां डाली लेकिन कवर पहले ही कर लिया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कर लो या बाद में कर लो। चलो अब यदि हेडिंग यहां पर आपको दिख रही है सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ, तो मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट से। कितने लोगों का आंसर याद हो गया है? बोलो फटाफट से। -3 gm² अपॉन 5r, ठीक है? अरे बोलो सही है क्या? अब ये किसी के लिए भी हो सकती है, मतलब दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी प्लेनेट whose mass is m, कैपिटल M, एंड रेडियस, उस प्लेनेट की जो रेडियस है वो है आपके पास में कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला सभी जगह वैलिड है क्योंकि कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़ो, हम लोग अगले टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो मैं आपको बता दूं, हम लोग यहां से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और ये स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। कैसे? अब देखो क्या हो रहा है, मान चलो यहां पर एक मास है कैपिटल M, जिसे हम लोग सोर्स पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इससे r दूरी पर एक छोटा सा यूनिट टेस्ट मास रखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में एक टेस्ट चार्ज लिखा जाता है, यहां पे टेस्ट मास रखा गया है। अब ये जो है टेस्ट मास जो है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस सोर्स पॉइंट के सोर्स पॉइंट के रीजन में, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो क्या लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मटेरियल बॉडी एट एनी पॉइंट इज इट्स फील्ड is defined as the force experienced by a unit mass or test mass placed at that point, provided the unit mass itself does not produce any change in the field of the body। मतलब यदि ये इसके फील्ड में कोई चेंज ना करे तो भैया इसके कारण जो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पर बनती हुई नजर आएगी, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। क्या ये बात सही है? दिस इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब एक बात बताओ, अब यहां पर एज पर द डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, जो मैं इसे I से लिख देता हूं, ये आपका डिफाइन किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो बेटा यहां पर फॉर्मूला लिख के देखो तो ये आंसर आएगा Gm अपॉन r², ठीक है? Gm अपॉन r², दिस इज द फॉर्मूला एज पर द मैग्नीट्यूड, दिस इज द फॉर्मूला एज पर द मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला फॉर्मूला यहां पर होता है। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, वो क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? मौला बिल्कुल सही बात है। यदि ऑलवेज अट्रैक्शन का फोर्स है तो ये इसे हम लोग नेगेटिव लेते हुए चलते हैं। अच्छा, ओके। दूसरा एक पॉइंट और मैं यहां पर आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कहीं वैल्यू जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। G बराबर Gm अपॉन r²। अरे ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी क्या? कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है, लेकिन यहां पर हम लोग IG से डिनोट करते हुए चल रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को आगे बढ़ाते हैं ताकि अब आप सीख पाएं और डायरेक्टली फॉर्मूलेज को रिलेट कर पाएं, डायरेक्टली फॉर्मूलेज को क्या कर पाएं? रिलेट कर पाएं। यस, ओके, आगे बढ़ो। देखो इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यदि आपके पास में कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका कुछ ना कुछ मास कैपिटल M मान लीजिए, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, तो इसके कारण एक आउटसाइड द पॉइंट वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, मतलब यदि मैं बाहर किसी पॉइंट पर बात करता हूं, देखो ये है, इसका मास M है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और ये कोई पॉइंट है A, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस यदि स्मॉल r है तो आपकी इंटेंसिटी आ जाएगी Gm अपॉन r²। यदि मैं इसकी सरफेस पर बात करता हूं, मतलब ये मान लीजिए सरफेस वाला पॉइंट,
पॉइंट बी मान लीजिए, तो ये पॉइंट बी के लिए है, ये पॉइंट ए के लिए है, और ये पॉइंट सी है जो मेरा अंदर आएगा। लेकिन पहले यहां पर देखिए आई विल बी इक्वल टू जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्या ये अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से बिल्कुल मैच कर रहा है? यस। ये किससे फिर मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है आपके जी एट हाइट के फॉर्मूले से। तो ये इसलिए सिमिलरिटीज होती हैं। ओके, और यदि किसी इनसाइड द सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब यदि आपके पास में एक पॉइंट है जो इसके अंदर में है, यहां से आर दूरी पर ये पॉइंट सी यदि मान लेता हूं, तो फॉर्मूला आएगा जीएम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और ये इसका ग्राफ है। इसमें मैं बिल्कुल भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, रीजन समझिए, फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एज पर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल वही रिपीट टेलीकास्ट है। बस क्या है, एक बार बोलना है मुझे मुंह से, इसके लिए मैं बोले जा रहा हूं। इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो अब एक याद कीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हॉलो स्फीयर के कारण क्या होता है। अब वहां पर क्या होता है कि सिंस फील्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, वो सब देखना पड़ता है। यहां पे ऐसा कुछ देखना है ही नहीं। यस, तो देखो कितना आएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों सेम है। और हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वैसे ही यहां पर हॉलो स्फीयर के अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, जीरो होती है, याद होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना देंगे। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। फॉर्मूला याद होगा, तो यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस वहां पर क्या होता था, के क्यू आर होता था, यहां पर जी एम आएगा। मतलब जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के आता है, वहां यहां पर कैपिटल जी आता है, वहां जो क्यू होता है वो यहां पर एम बन जाता है। बाकी सारी चीजें वही हैं। देखो जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, और एट द सेंटर ऑफ द रिंग जीरो हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, यही चीज जीरो हो जाएगी। क्या मतलब एक बात बताओ, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो क्या इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ जाओ फटाफट। चौथा पॉइंट यहां पर जो आता है वो है डिस्क। अब बोलो डिस्क के फॉर्मूले कितने लोगों को याद है? अब जितने लोगों को डिस्क के फॉर्मूले याद है उन्हें तो परेशानी है नहीं। फॉर्मूला है 2gmr अपॉन ए स्क्वायर 1/r माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एट द सेंटर ऑफ द डिस्क जीरो। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है 2gm अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस का कॉस थीटा। देखो कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना क्या बोलते हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल काम चलेगा, क्योंकि यदि ये सवाल बनता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। यहां पर ये जो डिस्क है इसकी जो रेडियस है वो a है, और ये डिस्टेंस r है, और ये एंगल थीटा है। बस काम खत्म। मतलब किसी भी फॉर्मूले के बेसिस पर जाओ तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर में जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही है। क्या है, एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल वी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास इन शिफ्टिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट। बस वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, एट इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर शिफ्ट करने में जो वर्क डन होता है पर यूनिट मास, वहां पर हम लोग लिखते थे पर यूनिट चार्ज, वहां पर लिखा करते थे पर यूनिट चार्ज, यहां लिखेंगे पर यूनिट मास। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैसे लिख दिया मैंने, के क्यू अपॉन आर। लेकिन वहां पर जो क्यू है उसकी वैल्यू किसके, क्यू का जो वैल्यू है वो अलोंग द साइन लिखा जाता है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आएगा पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। बराबर है। अब सिंस यदि चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिक और अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। बस यहां पर क्या, ऑलरेडी हमेशा ही अट्रैक्शन, इसलिए पहले से फॉर्मूले में माइनस एडजस्टेड है। आगे बढ़ जाओ फटाफट से। और क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। अब जैसे वहां पर फॉर्मूला याद है वैसे यहां होना चाहिए। पोटेंशियल बेटा एट द ऑन एन एक्सिस माइनस जीएम अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एट द सेंटर माइनस जीएम अपॉन ए, क्योंकि डिस्टेंस आर जीरो हो जाएगी तो सॉल्व करके माइनस जीएम अपॉन ए आएगा रिंग के लिए पोटेंशियल। रिंग के लिए पोटेंशियल। फटाफट आगे बढ़ो। रिंग के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, अच्छा डिस्क भूल गया क्या मैं लिखना, चलो कोई बात नहीं, डिस्क बाद में हो सकता है, ऐसा होगा। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अच्छा स्फेरिकल शेल में एक बात बताओ, आउटसाइड द सरफेस माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में भी वही होता था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पर बेटा जीएम अपॉन कैपिटल आर,
माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड द सरफेस इज ऑल्सो माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कर लीजिए, पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हुआ करती थी हॉलो स्फीयर में। बिल्कुल वही कहानी है, ग्राफ देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है। और देखो वही चीजें, लिमिटेड वाली चीजें ही पूछी जाती हैं, सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ये क्या है, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अच्छा, आउटसाइड का कोई पॉइंट है तो हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरफेस तक। तो आप आउटसाइड पॉइंट लिख दो तो माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर, वहां लिखते थे के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पर चाहिए तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर लिखते थे, यहां पर माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। हाँ, यहां पर इनसाइड द सरफेस का फॉर्मूला जरा देखिए, v बराबर माइनस का जीएम अपॉन 2r 3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यदि सेंटर पर चाहिए तो स्मॉल आर की जगह जीरो रख दीजिए, तो आपके पास में माइनस का 3/2 जीएम अपॉन कैपिटल आर आता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। सेंटर और सरफेस में क्या रिलेशन है, तो बेटा रिलेशन ये है, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। क्या ये रिलेशन आपने पहले नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में? क्या यही सेम रिलेशन बेटा आपको पढ़ने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में बहुत हद तक क्या होती है, समानताएं होती हैं। तो उन समानताओं का ध्यान रखते हुए ये चैप्टर बहुत ही जल्दी से स्पीड अप कर जाता है। अगला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय स्केलर एडिशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल। हर एक के कारण लिख दो और सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। भाई देखो सिंपल सी बात है, यदि मैं पार्टिकल नंबर 1 के कारण बात करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस जी m1 अपॉन r1, 2 के कारण बात करूंगा तो माइनस जी m2 अपॉन r2 एंड सो ऑन। सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबका पोटेंशियल क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसे यदि मैंने v1 माना, इसे यदि मैंने v2 माना, तो v नेट जो आएगा भैया वो क्या आएगा, सीधा सीधा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड अप टू सो ऑन। ये आपका पोटेंशियल हो गया। बोलो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? सर समझ में तो आ रही है, लेकिन बीइंग 11th क्लास स्टूडेंट हमको वो फॉर्मूले नहीं आते थे, तो हम क्या करें? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलेज पर बस फोकस करना है। थोड़ा सा याद करने में थोड़ी सी मेहनत हो सकती है आपकी, लेकिन यकीन मानिए जब आप करने जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, श्योर हैं? और कुछ बच गया क्या? किधर जा रहा है ये भाग के? हाँ चलो, अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करनी है, उसी तरह से हम लोग यहां पर एक छोटे सा पॉइंट लिखूंगा, और वो पॉइंट है बेटा रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ओ अब देखो, यदि मैं इन सारे डेरिवेशंस को आपको करवाता ना, यदि करवाते बैठता, तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा समय हमारा इसी में चला जाता है, इन डेरिवेशंस को करने में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं E मान रहा हूं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं V मान रहा हूं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं सर, पहले I मान रहे थे, अभी E और V E क्यों मानने लग गए? रिलेशन इसलिए मैं मान रहा हूं ताकि मुझे फॉर्मूले आपको बताने में परेशानी ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं। तो E बराबर माइनस का dV बाई dr, और इसे आगे यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल लीजिए, डबा U बाई डबा x I कैप प्लस का डबा U बाई डबा y जे कैप, और प्लस का डबा यू बाई डबा जेड के कैप। ये सारे फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम फॉर्मूले रहते हैं, ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूले रहते हैं। इसको बस वेक्टर लिखना भूल गया मैं, ये भी वेक्टर ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, अच्छा मैंने यू लिख दिया क्या बार बोलते बोलते भी? एक्चुअली क्या ये डबा यू बाई डबा वाई वो एफ से रिलेट कर गया मैं, फोर्स वाले से, पोटेंशियल से रिलेट करना, तो डबा वी बाई डबा एक्स प्लस डबा वी बाई डबा वाई डबा वी बाई डबा जेड। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है,
पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका मीनिंग होता है। मतलब जब मैं ऐसा लिखता हूं, एक बार फिर से लिख रहा हूं आपके लिए खातिर, ई वेक्टर बराबर माइनस डबा वी बाई डबा एक्स आई कैप प्लस डबा वी बाई डबा वाई जे कैप प्लस डबा वी बाई डबा जेड के कैप। तो इसका मतलब समझिए, डबा वी बाई डबा एक्स का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी with respect to x keeping y and z कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट मानना है और v की जो इक्वेशन गिवन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर देना है? डिफरेंशिएट कर देना है। ये इसकी कहानी है। ये सेम कहानी चलती है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसके कारण हम लोगों को यहां पर इतना ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि देखो जब सब कुछ चीजें सेम ही हैं तो भाई यहां पर कहां एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे? बोलो, कोई लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आई डोंट थिंक सो कि यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो, ये एक छोटा सा आज का जो लेक्चर है, जब पीपीटी बेस्ड लेक्चर करवाया है, फॉर्मूले डायरेक्टली मैंने यहां पर बताए हैं, तो मेरा ये जो कम से कम 4-5 लेक्चर की जो मेहनत थी डेरिवेशन करवाना, क्योंकि देखो मैं जानता हूं डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला यदि याद है तो फिर तो कोई परेशानी वैसे भी नहीं है। बोलो, है क्या परेशानी? आई डोंट थिंक सो। क्या आपको लगता है कोई परेशानी आपको होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि परेशानी होगी हमें? मुझे नहीं लगता है कि भैया आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक छोटे से पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं, वो पॉइंट यहां पर क्या आएगा बेसिकली। अब देखो, इसके बाद में जो नया टॉपिक चालू होगा ना, वो आपके चालू होने वाले हैं विद क्या बोलते हैं इसको, कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट, और इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स यहां पर चालू होने वाले हैं। लेकिन उन सबको चालू करने से पहले हम लोग एक बार जो जहां तक का हमारा पड़ा हुआ है उन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरा ये है कि हमारे पास में देखो, इसमें क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होती, अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं। उन क्वेश्चंस को, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका लेवल एकदम प्री डिफाइंड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फंडू लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं। इसके आगे की जो चीजें हैं जिसमें हम लोग एस्केप वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इन सबको जब यहां पर हम लोग कवर करेंगे उस समय आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, बट कुछ फॉर्मूलेज आपको ऐसे लगेंगे जहां पर आपको सर खुजाना पड़ सकता है कि अरे ये फॉर्मूला में, अच्छा उस दिन तो ये लग रहा था, इस दिन आज ऐसे लग रहा है, ऐसा क्या है? कुछ नहीं, बस छोटा सा डिफरेंस रहेगा, छोटे से वर्ड्स के डिफरेंस रहेंगे, उन्हीं को आपको पकड़ते हुए यहां पर चलना है। चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करते हैं। और फास्ट फॉरवर्ड में जब रिवाइज करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो क्या है फॉर्मूला? GM1। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भैया? यदि आपके पास में दो पार्टिकल हैं जिनमें एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, एंड इफ देयर सेंटर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, then the gravitational force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. So that's why I can say that gravitational force of attraction is given by F is equals to Gm1 m2 upon r square. पहला gravitational force of attraction between two particle फॉर्मूला आएगा Gm1 m2 upon small r square। पहला पॉइंट रिवाइज हुआ। यहां पर आपको g की वैल्यू खुद से लिखनी है, रिवाइज करना है। m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द पार्टिकल है। m1 m2 के बारे में पता लग गया। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहां से लेनी होती है? तो बेटा सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली रेखा, एक बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी का सेंटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों को कंसीडर करना होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। बोलो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ कितना लिखा जाता है? G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एक चीज मैं आपसे रिवाइज करवाते समय भूल गया, वो ये है कि कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। वही कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ।
मास बोलो कितना होता है, याद होना चाहिए 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ व्हाट, अर्थ की रेडियस है ये। किसकी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है। चलो आगे बढ़ो, अगला रिवीजन, अगला पॉइंट बोलो। अब क्या लिखेंगे इसके आगे, क्या सीखा था हम लोगों ने, जी एट हाइट एच बराबर है, तो जी एच का फॉर्मूला आएगा, कितना आएगा, जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला लिखो, या फिर कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिखो। अच्छा, और क्या लिख सकता हूं मैं इसमें लिख सकता हूं, इफ एच इज लेस देन आर, तो बेटा जी एट हाइट एच लिखा जाता है जी 1 माइनस का 2h अपॉन कैपिटल आर। बोलो यही फॉर्मूले है, किसके अलावा और भी कुछ सीख रहे हैं? वही 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 सिंपल है। कुछ नया बता रहा हूं क्या मैं? कुछ भी नया नहीं है। चलो आगे बढ़ो रिवीजन में। अगला पॉइंट इसके बाद है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी। बोलो पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका आज ही। अब देखो क्या है, मेरे पास 5-7 मिनट का समय है। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो बीच में फंसेगा, तो इसके लिए मैं बोला एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो जी एट डेप्थ डी कितना होता है, जी 1 माइनस का डी बाई आर। ओके चलो, मेरे पास यहां से क्वेश्चन दिमाग में आया, उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख रहा हूं देखो, इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन at height h, at height, height h from surface of earth is equal to gravitational acceleration at depth d, then what is the relation between h and d? h और d में क्या रिलेशन है, इसको सॉल्व करना है फटाफट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो भैया देखो यहां पर इस पॉइंट को ध्यान से रखना, h इज लेस देन r दिया हुआ है, तो g एट हाइट h आएगा कितना, g 1 माइनस का 2h अपॉन कैपिटल आर, और g एट डेप्थ d कितना लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा g 1 माइनस का d अपॉन r। बोलो सही है क्या? नाउ अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो एज पर द क्वेश्चन कंडीशन इज व्हाट, इक्वल है कौन, जी एच बराबर है जी डी, तो आप लिखोगे जी 1 माइनस का 2h अपॉन कैपिटल आर, ये आएगा बराबर किसके, जी 1 माइनस का डी अपॉन कैपिटल आर के। बोलो ये सही है, जी 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस का डी अपॉन आर। चलो कैंसलेशन की शुरुआत करो, क्या काटोगे, जी से जी काटोगे तो आपके पास में बचेगा 1 माइनस का 2h अपॉन कैपिटल आर बराबर 1 माइनस का डी अपॉन कैपिटल आर। अगले स्टेप में क्या काटू, बोलो 1 से 1 कैंसल, तो आपके पास में आएगा माइनस का 2h अपॉन कैपिटल आर बराबर माइनस का डी अपॉन कैपिटल आर। और यहां पर यदि मैं माइनस से माइनस और आर से आर कैंसिल कर देता हूं तो d बराबर आएगा 2h, बराबर है। अब देखो इस पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, और सवाल कैसे पूछेगा, अब इस पे एक और सवाल। अब देखो मैं सवाल कराने लग गया तो अचानक से सवाल ध्यान में आने लग गए। मैंने बोला क्वेश्चन है, if gravitational acceleration in a mine at depth 10 किलोमीटर is g, ठीक है, ध्यान सुना क्या बोला है, किसी खदान में 10 किलोमीटर की गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, देन at what height we will get same value of what, of gravitational acceleration। सवाल समझ में आया? सवाल ये पूछा गया है कि किसी खदान में
10 किलोमीटर गहराई पर आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है g, तो बताओ धरती की सरफेस से कितनी हाइट पर वही सेम वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास में रिलेशन है बेटा d बराबर का 2h, लेकिन d कितना है 10 किलोमीटर, तो आपने लिख दिया 10 किलोमीटर बराबर 2 इंटू एच, तो बेटा आंसर आएगा h बराबर का 10/2 मतलब 5 किलोमीटर। अब जो चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें एक 5 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर दिया होगा पक्का, ये तीन ऑप्शन जरूर होंगे इस सवाल के अंदर में, ठीक है। और अच्छा एक और सवाल इसी में, अब देखो अब लैंग्वेज का खेल है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट के बाद में नाउ द ओनली डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज। सवाल, इसी सवाल को वो यहां से कैसे बोल सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी बोलो क्या आएगी। भैया देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, धरती के गहराई में 10 और ऊपर 5 हो तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर। ये भी सवाल बनाया जा सकता है। देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस अब क्या है क्वेश्चन एग्जामिनर किस भावना से सवाल को बनाता है वो ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, श्योर है। अच्छा ग्रेविटी से रिलेटेड मैं सवाल ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं कि एट हाइट एच जाने पर कितना होता है, क्या फर्क, मतलब कि कितने हाइट पर आपका जी की वैल्यू आधी रह जाएगी, कितने हाइट पर 25% रह जाएगी, कितने डेप्थ पर आधी रह जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पर क्या है हाइट और डेप्थ का रिलेशन भी करवा लिया है। मोस्टली ये सवाल जब पूछा जाता है तो वो मोस्टली कैसा होता है कि एच जो है वो लेस देन आर होता है। जैसे सवाल में देखिए 10 किलोमीटर, रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो 6400 के सामने 10 क्या है, बहुत ही छोटा, तो मोस्टली ऐसे सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम लोगों ने इसमें 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लिए एक्स्ट्रा में, यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा यहां तक रिवीजन के बाद में आगे कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अब तो मैं खुद भी, हाँ अच्छा आपको एक जैसे मास ऑफ अर्थ निकालना है तो निकाल सकते हैं, या सन का वेट एस्टिमेट करना है तो वो निकाल सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें रह गई। इसके बाद में डेप्थ के बाद में आता है रोटेशन का इफेक्ट। किसका इफेक्ट आता है? रोटेशन का इफेक्ट। तो बेटा रोटेशन के लिए जी डैश बराबर लिखा जाता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट, इक्वेटर के लिए लैम्बडा क्या हो जाएगा 0, तो जी एट इक्वेटर लिखा जाता है कितना, जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर। और पोल्स के लिए लैम्बडा 90 डिग्री हो जाता है, तो जी एट पोल्स आपका जो लिखा जाता है वो जी लिखा जाता है क्योंकि cos 90 0 हो जाने के कारण। यस और नो? अच्छा तो यहां पर इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा और यदि मैं बात करूं इसके बाद में क्या सीखा था हम लोगों ने? अच्छा ये सब करने के बाद में हम लोगों ने सीखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या सीखा था बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, एट हाइट एच। तो बेटा ये फॉर्मूला आया था डेल्टा यू बराबर एम जी एच अपॉन 1 प्लस का एच बाई आर। बेसिकली यही फॉर्मूला है आपका किसका, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट का, कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एम जी एच अपॉन एच प्लस का आर। यस और नो? क्या ये बात सही है? श्योर? चलो सो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोलते हैं, यही सेम फॉर्मूला आता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का। मतलब यदि आप एच हाइट पर लेके जाते हो तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी करनी पड़ेगी, तो एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। वही छोटी छोटी चीजें इंटर रिलेट करते हुए आपको चलना है। उसके बाद में आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीधा सीधा सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जो क्या बताया गया था, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। उसके बाद में अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बराबर है, ये किया। उसके बाद में हम लोगों ने किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो क्या था बेटा, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। यस ओके। फिर उसके भी फॉर्मूले लिखे। मोस्टली सबसे कॉमन फॉर्मूला क्या आया, माइनस का जीएम अपॉन स्मॉल आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका माइनस में ही चल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी माइनस में ही चल रही है, क्योंकि हमेशा फोर्स क्या रहता है, अट्रैक्शन का रहता है। उसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन, ई बराबर का माइनस का डीवी बाई डी आर। और सारी चीजें बेटा
ओवरऑल जो भी चीजें हैं यहां पर वो टोटली रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सो वो रिलेशन हम लोगों ने खत्म किए हैं। अब इसी के साथ में बेटा अपने आज के इस लेक्चर को हम लोग अब यहां पर समाप्त करेंगे और मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए